Hello students, welcome to my YouTube channel Mittal English Classes. If you are new on my channel, please subscribe my channel and press bell icon to get new videos. Thank you very much. स्टूडेंट्स, मैं प्रमोद मित्तल आज आपको सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। सब्जेक्ट का वैसे मीनिंग बहुत सारे होते हैं, डिक्शनरी जो मीनिंग होते हैं इसके बहुत अधिक होते हैं। सब्जेक्ट का मतलब विषय भी होता है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इकोनॉमिक्स आदि आदि। सब्जेक्ट का दूसरा मीनिंग प्रजा भी होता है, नागरिक भी होता है। सब्जेक्ट का अगर मीनिंग ले हम अधीन होना भी होता है। लेकिन हमारा आज जो ये सब्जेक्ट है टॉपिक, इसका यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है, यहाँ दूसरे अर्थों में इसको प्रयोग करेंगे। हम आज लेंगे सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या होता है। ये टॉपिक कक्षा 9, कक्षा 10 के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके सिलेबस में भी ये चैप्टर है। ये चैप्टर इसलिए जरूरी है क्योंकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, जो ट्रांसलेशन करते हैं, उन्हें हिंदी के वाक्यों में सब्जेक्ट को ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है। तो सब्जेक्ट पहचानने के लिए आज हम ये टॉपिक लेकर आए हैं। बात करते हैं अब हम सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट क्या होता है। एक वाक्य के दो भाग होते हैं मुख्य रूप से, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट। सब्जेक्ट पार्ट, प्रेडिकेट पार्ट। सब्जेक्ट पार्ट में कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन या कोई ऐसी वस्तु या व्यक्ति होता है जो कोई ना कोई एक्शन करता है। दूसरे भाग में इसके द्वारा, इस नाउन या प्रोनाउन या किसी भी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा किए गए एक्शन को यहाँ पर रखा गया है, ये प्रेडिकेट पार्ट होता है। इस प्रकार से दो मुख्य भाग हुए। अब हम क्योंकि सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट को हमने विस्तार से लिया कि सब्जेक्ट के हम सब डिवीजन करेंगे, तो हम इसको मुख्य वर्ड, हमारा मुख्य कर्ता ये होता है। इसके आसपास में जो अन्य वर्ड हैं उनको हम आप डिटेल से बता रहे हैं। इस नाउन को या इस वर्ड को क्वालिफाई करने वाले जो वर्ड होते हैं उन्हें क्वालिफायर बोलते हैं। उसमें हमारे एडजेक्टिव और डिटरमिनर होते हैं। इसके बाद भी हमारा कुछ आ सकता है जो एडजेक्टिवल फ्रेज के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार ये पूरा का पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट हो जाता है। अगर ये अकेला आता है तो सिंगल सब्जेक्ट होता है। जब इसके साथ में अन्य आ जाते हैं ये कंप्लीट हो जाता है। और जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट होते हैं तो वो कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाते हैं। अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ये जान लिया हमने। दूसरी बात, कभी कभी ये एक्शन नहीं करता, परंतु वाक्य में वर्ब भी होती है, सब्जेक्ट भी होती है। अर्थात ऐसे वाक्य में सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ कहा गया होता है। इस भाग में कुछ ना कुछ कहा गया होता है इसके विषय में। अब देखते हैं हम इन वाक्यों को। मैंने 4 वाक्य लिखे यहाँ पर। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, रामू लाफ्स। ये रेड रंग से जो हमारा है ये प्रेडिकेट पार्ट है। हर सेंटेंस में ये प्रेडिकेट पार्ट्स हैं और ये काले वाले जो हमारे वर्ड्स हैं ये हमारे सब्जेक्ट पार्ट हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रामू केवल सिंगल वर्ड है, नाउन है, और उसके बाद लाफ्स वर्ब है, एक्शन है। लाफ के द्वारा किया गया एक्शन, रामू के द्वारा किया गया एक्शन लाफ है, इसलिए रामू सब्जेक्ट है। ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट, ये हमारा सिंगल सब्जेक्ट कहलाता है। दूसरा है हमारा, जैसे हमने दूसरा वाक्य लिया, ही इज रीडिंग अ बुक, तो यहाँ पर भी ही हमारा एक प्रोनाउन है और ये बाकी भाग हमारा प्रेडिकेट पार्ट है, क्योंकि यहाँ से वर्ब शुरू हुई, ये वाला भाग प्रेडिकेट पार्ट हो गया। तीसरे वाक्य में हमने लिया, अब थोड़ा सा और बढ़ाया हमने। इस नाउन हमारा ये है, हमारा बॉय। इसको क्वालिफाई करने के लिए दो वर्ड हैं, एक गुड बॉय, ये क्वालिफायर हुआ, और ये हमारा ओबे हिज पेरेंट्स, ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट हुआ। एक गुड बॉय सब्जेक्ट, ओबे हिज पेरेंट्स प्रेडिकेट पार्ट है। यहाँ देखिए ये डिटरमिनर है, गुड हमारा एडजेक्टिव है, बॉय हमारा मेन नाउन। अब लेते हैं हम एडजेक्टिवल फ्रेज के वाले वाक्य। ए टॉल बॉय इन द कॉर्नर, यहाँ तक का ये वाक्य सब्जेक्ट है। मेन हमारा नाउन बॉय है,
एटॉल इसकी क्वालिफायर है, इसको क्वालिफाई करने वाले वर्ड हैं। ये डिटरमिनर है, टॉल इसका एडजेक्टिव है। इन द कॉर्नर ये फ्रेज है, इस फ्रेज का नाम दिया एडजेक्टिवल फ्रेज, क्योंकि ये नाउन के बारे में बता रही है, वर्ब से पहले है, इसलिए ये एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाए। अब एक एक वाक्य को लिखते हैं और देखते हैं किस प्रकार से हम करते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि हमने सबसे पहले कहा सिंगल सब्जेक्ट। जब हम सिंगल सब्जेक्ट की बात करते हैं, जैसे हमने पहले वाक्य में, दूसरे वाक्य में आपको लिखा, हमने लिखा यहाँ पर राम, ही, वी, दे, यू, आई, दिस, दैट, ये सारे और भी प्रोनाउन हैं, हमारे पर्सनल प्रोनाउन है, नाउन है, हमारे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये सभी हमारे जब सिंगल रूप से कार्य करते हैं, सब्जेक्ट का कार्य करते हैं, इन सभी को हम सिंगल सब्जेक्ट कहते हैं। और देख लीजिए, इट है, इसमें देयर है, ही है, ये सारे के सारे हमारे सिंगल सब्जेक्ट कहलाते हैं। जैसे हमने कहा यू आर अ गुड बॉय, यू यहाँ पर सिंगल सब्जेक्ट है। अब आपको समझ में आ गया होगा सिंगल सब्जेक्ट क्या होते हैं, जिनमें केवल सिंगल वर्ड होता है, वो सिंगल सब्जेक्ट कहलाते हैं। हमने कहा दिस इज ए पेन, दिस इज अ पेन, यहां पर दिस सब्जेक्ट है, तो ये वाक्य में एक्शन तो नहीं है, लेकिन वर्ब है, और ये वर्ब वाला भाग है, प्रेडिकेट पार्ट है, ये सब्जेक्ट है, दो भागों में वाक्य बटा हुआ है। अब लेते हैं हम कंप्लीट सब्जेक्ट के बारे में। ये हमारा वाक्य है, ए टॉल बॉय इन द कॉर्नर इज माई फ्रेंड। यहां पर मुख्य रूप से जो नाउन है वो बॉय है। बॉय से पहले टॉल लगा हुआ है, ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, और ए लगा हुआ है, ये डिटरमिनर है, इसको क्वालिफाई। इस प्रकार से ये दोनों वर्ड मिलकर क्वालिफायर हुए, ये हमारा क्वालिफायर कहलाता है। अब हमने कहा इन द कॉर्नर, इन द कॉर्नर, ये हमारी एक फ्रेज हुई, ये फ्रेज हुई, और ये फ्रेज भी हमारे बॉय के साथ जुड़ी हुई है, तो ये एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाता है। एडजेक्टिवल ये फ्रेज होगी, वर्ब से पहले है, ये वर्ब है हमारी, इस वर्ब से पहले है, और हमारी नाउन के बाद है, इसको हम एडजेक्टिवल फ्रेज कहेंगे। अब ये जो मुख्य नाउन था हमारा बॉय, ये मुख्य नाउन था हमारा बॉय, इसकी पूरी फैमिली इसके साथ है, इसकी क्वालिफायर इसके साथ है, अन्य भाग भी इसका साथ है, इसको हम कंप्लीट सब्जेक्ट कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? कंप्लीट सब्जेक्ट। कंप्लीट सब्जेक्ट के नाम से इसको हम जानते हैं। अब आपके समझ में आएगा कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होता है। वो सिंगल सब्जेक्ट था, ये हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट है। अब लेते हैं हम कंपाउंड सब्जेक्ट की बात करते हैं। कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है, अब देखते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट किसे कहते हैं। कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है? कंपाउंड सब्जेक्ट जब ये सब्जेक्ट कोई एक व्यक्ति या वस्तु न होकर दो या दो से ज्यादा हो और एक साथ कार्य करें तो कंपाउंड सब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने कहा राम एंड मोहन आर गोइंग टू स्कूल। यहां पर राम और मोहन
ये सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, ये नाउन है, ये नाउन है, दो मिलकर इकट्ठे होकर कार्य कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, इनको हम कंपाउंड सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। तो मैं समझता हूँ बच्चों, ये कंपाउंड सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट और सिंपल सब्जेक्ट के बारे में आपको पता चल गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ सब्जेक्ट के बारे में और जानकारी। देखिए, सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, जब हम वाक्य में सब्जेक्ट को अब हम आपको दो भागों में बांटते हैं। सब्जेक्ट को बांट कर दिखाते हैं। सब्जेक्ट नंबर एक सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब हमने इसका विभाजन दूसरी तरह से किया, सिंगुलर, और एक हमने लिया प्लूरल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हमने दो भागों में बांटा, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, ये जानना जरूरी है, क्योंकि हमारी जो आगे क्रिया लगेगी वो इन्हीं के अनुसार प्रयोग की जाती है। सिंगुलर सब्जेक्ट कुछ हमारे जो नाउन होते हैं सिंगुलर होते हैं, हमारे जो नाउन कर्ता के रूप में प्रयोग किए जाते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल दो प्रकार के होते हैं। जो नाउन सिंगुलर होगा और सब्जेक्ट का कार्य करेगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएगा। जो नाउन प्लूरल होगा और प्लूरल सब्जेक्ट का कार्य करेगा उसे प्लूरल सब्जेक्ट कहलाएगा। ये आप उदाहरण देखिए, किस प्रकार से हम इनको लेंगे। दो बात आपको पता लगी कि सब्जेक्ट हमने सिंगल सब्जेक्ट, कंप्लीट और कंपाउंड सब्जेक्ट, एक विभाजन वो किया, एक विभाजन ये किया कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, उसकी अपेक्षा ये वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो ये वर्ब भी सिंगुलर लेगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो ये वर्ब भी प्लूरल लेगा। एग्जाम्पल देखिए, ए बॉय इज स्टैंडिंग देयर। ये अ बॉय ये यहां पर सिंगल है, यहां पर वर्ब भी सिंगल लगी, ये इसके साथ वर्ब। हमने कहा सम बॉयज आर प्लेइंग हॉकी। यहां पर ये नाउन जो है प्लूरल है और आर भी प्लूरल है, तो इसके साथ हमने प्लूरल वर्ब लगाई, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब लगाई। इसे ही हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है करेक्ट इंग्लिश लिखने के लिए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब चलते हैं, हम आपको बताते हैं सब्जेक्ट किस किस रूप में हम सब्जेक्ट को प्रयोग कर सकते हैं, कौन कौन से वर्ड हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम सब्जेक्ट के रूप में रख सकते हैं। देखिए, समझता हूं ये आपने नोट किया होगा। अब मैं आपको और कुछ लेकर आ रहा हूं सब्जेक्ट के लिए। सबसे पहले हम दो प्रकार के जो वाक्य हमने आपको बताए थे कि एक वाक्य में एक्शन होती है, एक में एक्शन नहीं होती, उनका भेद बता रहा हूं। सबसे पहले राहुल इज अ टीचर। इस वाक्य को आप देखिए, यहां पर राहुल है, इज ए टीचर, हमारा सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट पार्ट भी है, राहुल इज ए टीचर। लेकिन इस वाक्य में राहुल के द्वारा कोई एक्शन नहीं हो रही है, यहां पर कोई एक्शन नहीं है, कोई क्रिया नहीं हो रही है, परंतु ये वाक्य प्रेजेंट का है, ये हमें मालूम है इसके द्वारा। वर्ब हमारी प्रेजेंट है तो ये वाक्य प्रेजेंट का है। लेकिन अब हम इसको
प्रेजेंट में इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस किसी का नाम नहीं देंगे, केवल इसे सिंपल प्रेजेंट कहेंगे, क्योंकि एक्शन नहीं है। ये बात समझ आई? अब ये वाक्य हमने कहा इज अ टीचर, ये है एक अध्यापक। टीचर हमारा कॉम्प्लीमेंट है। राहुल यहां पर नाउन है, ये नाउन कॉम्प्लीमेंट भी है। अब राहुल के बारे में बता रहा है। नाउ दिस सेंटेंस इज टेलिंग अबाउट नाउन राहुल, कि राहुल क्या है? राहुल एक अध्यापक है। राहुल के विषय में कुछ कहा जा रहा है, इसलिए ये सब्जेक्ट है। हमने इसकी परिभाषा बताई थी आपको कि इसमें सब्जेक्ट परफॉर्म्स एन एक्शन और हु और व्हाट इज अबाउट द सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। तो यहां पर राहुल क्या है? राहुल एक अध्यापक है। राहुल के विषय में बताया गया। देखिए, हमने कहा राहुल गोज टू स्कूल। अब यहां पर राहुल, वही सब्जेक्ट राहुल यहां पर है, वही सब्जेक्ट यहां पर है। यहां पर गोज वर्ब है, ये वर्ब हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की है। तो यहां पर ये एक्शन हो रहा है। एक्शन होने के कारण गो में ईएस लगा हुआ है। ये हमारा सिंगुलर का है, इसलिए ईएस लगा, तो ये हमारा टेंस बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसको हम टेंस कहेंगे क्योंकि यहाँ पर एक्शन हुआ, एक्टिविटी हुई। यहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं है, ये सिंपल है। यहाँ पर यही इंडेफिनिट है। ये अंतर समझना जरूरी था। अब आगे चलते हैं, हम सब्जेक्ट के बारे में और बताएंगे आपको। सब्जेक्ट के रूप में हम प्रोनाउन नंबर 1, प्रोनाउन जितने भी हैं हमारे, उनका सब्जेक्टिव केस ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सारे जो हमारे प्रोनाउन हैं, इनको हम कर्ता के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। कर्ता के रूप में प्रयोग होते हैं। These are used as a subject. I, we, you, they, he, she, it. ये सब हमारे कर्ता हैं, सिंगल सब्जेक्ट हैं, कर्ता के रूप में प्रयोग होते हैं। लेकिन कभी कभी हिंदी के वाक्यों में क्या होता है? कर्ता के साथ ने, को, से, रे, के आदि शब्द लगे होते हैं। उनकी अंग्रेजी बनाने में हम इन प्रोनाउन का ही प्रयोग करते हैं, जो कि सब्जेक्टिव केस में होते हैं। कर्ता हमारा प्रोनाउन भी हो सकता है, यहाँ पर कर्ता हमारा नाउन भी हो सकता है, और यहाँ पर प्रोनाउन भी हो सकता है। ये बात देखिए। अब हम उदाहरण के रूप में इसको समझते हैं। जैसे हमने कहा राम ने एक किताब खरीदी। यहां पर राम ने, ये कर्ता के रूप में है। राम, कर्ता ने क्या किया? एक किताब खरीदी। अगर हम इसको ढूंढना चाहें सब्जेक्ट को, तो हम कौन या किसने इसमें लगाएंगे। ये किताब को किसने खरीदा, ये किताब किसने खरीदी, खरीदने का काम किसने किया, तो यहाँ पर किसने में हमारा राम निकल कर आएगा। हु बोट अ बुक, तो हमारा उत्तर आएगा राम। अंग्रेजी बनाएं, राम बोट अ बुक। अगर हम इसमें पूछें हु बोट, हु के आंसर में कौन आएगा? हु के साथ हमने क्या लगाएंगे? हु बोट। हु के साथ में हमने वर्ब लगाई, क्रिया लगाई हु के साथ, तो हमारा आंसर आया रामा।
ये हमारा सब्जेक्ट निकल कर आ गया। इस प्रकार सब्जेक्ट को ढूंढने की हम एक नीति अपनाते हैं। एग्जाम्पल समझ में आया? राम ने, मैंने, सोहन ने, उसने, तुमने, हमने, उन्होंने, कुछ भी यहां पर हो सकता है इसके साथ में ने लगा होगा। मैंने एक एग्जाम्पल दिया क्योंकि समय का अभाव होता है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। उसको जाना है, उसको जाना है। अब यहां पर उसको, उसके के लिए हम यहां पर प्रोनाउन लेंगे ही या सी में से ही लेंगे हम। ही हैज टू गो, ही हैज टू गो। यहां पर उसको करता, किसको जाना है? उसको जाना है, तो यहां पर ही हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब देखते हैं, को ने हो गया हमारा, को हो गया से। हमने कहा मुझसे चला नहीं जाता है। अंग्रेजी में आएंगे मुझसे की, यहां पर प्रोनाउन आई लेंगे। आई सब्जेक्ट के केस में है, यहां से आया है, मुझसे से आया है, कोई बात नहीं है, तभी ये करता है मुझसे, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में रखा हुआ है। मुझसे चला नहीं जाता। आई एम अनेबल टू वॉक। इस प्रकार ये मुझसे। रे या के और हम एग्जाम्पल बताते हैं आपको। हमने कहा मेरे 2 बेटे हैं, मेरे 2 बेटे हैं। I have 2 sons. उसके 4 बेटे हैं, उसके, हमने कहा उसके 4 बेटे हैं, उसके पास या उसके, तब भी हम अंग्रेजी लगाएंगे he और she। इस प्रकार हम हिंदी वाक्यों को सब्जेक्ट के रूप में किस प्रकार रखते हैं ये हमने आपको बताया। अब और लेकर चलते हैं सब्जेक्ट के रूप में आपको किस प्रकार से हम सब्जेक्ट को हम रख सकते हैं। देखिए, जेरेंड को हम जेरेंड, और दूसरा है हमारा इन्फिनेटिव। जेरेंड और इन्फिनेटिव को हम सब्जेक्ट के रूप में ले सकते हैं। जेरेंड क्या होता है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा रूप होता है। यहां पर हिंदी में धातु के साथ ना, ने, नी। यहां पर हम टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके साथ भी धातु के साथ ना, ने और नी लगा होता है। ये दोनों ही जेरेंड और इन्फिनेटिव हमारे नाउन का कार्य करते हैं और सब्जेक्ट का कार्य करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, टू प्ले इज यूजफुल। खेलना लाभदायक है। टू प्ले यहाँ पर नाउन का कार्य कर रहा है और ये आगे का हमारा सेंटेंस प्रेडिकेट हो गया। ये टू प्ले हमारा सब्जेक्ट हो गया। ये हमारा सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है यहाँ पर इन्फिनेटिव। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम जेरेंड का। देखिए, हमने कहा वॉकिंग, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग यहाँ पर ये जेरेंड है, ये नाउन का कार्य कर रहा है और सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। इस प्रकार से हमारा जेरेंड और इन्फिनेटिव को हम सब्जेक्ट के रूप में रख सकते हैं।
ये आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं अगला जो सब्जेक्ट लेकर आ रहा हूं वो है आपका जाना पहचाना सब्जेक्ट इट और देयर। बच्चों मैं आपको बता दूं, मैंने इट और देयर के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है जिसको मैंने पहले डाउनलोड किया था। इसमें आपने देखा होगा, इसको डिटेल में समझाई गई है। फिर भी मैं इसको समझाने के लिए आपको एक लिंक दे रहा हूं नीचे डिस्क्रिप्शन में, इसको देखिए और डिटेल जानिए। ये हमारे डमी सब्जेक्ट हैं, इनका प्रयोग भी हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन ये वाक्य को पूरा करने के लिए सब्जेक्ट का कार्य करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हमने कहा इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है। यहाँ पर इट सब्जेक्ट है, समय बताता है इट इज 5 o'clock, 5 बजे हैं। ये भी यहाँ पर सब्जेक्ट है। देयर आर सम बर्ड्स ऑन द ट्री। यहाँ पर देयर सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। इसकी डिटेल मैंने आपको बता दी है और इसको लिंक में जो दी हुई है उसको खोलिए, देखिए। अब मैं और लेकर चलता हूं आपको। सब्जेक्ट रूप में कभी कभी हम द और एडजेक्टिव जो है दोनों मिलकर ये कॉमन नाउन का कार्य करते हैं। ये हमारे कॉमन नाउन बन जाते हैं। इस प्रकार से, और ये दोनों ये हमारे सब्जेक्ट का कार्य करते हैं। हमने कहा जैसे द बीच हैव विंग्स। यहाँ पर रिच एडजेक्टिव है लेकिन द लगाया है। ये द रिच ये पूरे के पूरे हमारे समूह को बता रहा है, अमीर व्यक्तियों के लिए आया है। यहाँ पर अमीर व्यक्तियों के पंख होते हैं, तो यहाँ पर ये हमारा कॉमन नाउन की तरह प्रयोग किया गया है। ऐसे हमने कहा द पुअर आर हैप्पी। देखिए यहाँ पर भी पुअर एडजेक्टिव है और द लगाया हमने, ये पूरा कॉमन नाउन की तरह से प्रयोग किया गया। मैं समझता हूं इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बात ध्यान रखिए, इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट होता है। इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, यदि हम उसके साथ दा लगा देंगे तो वो हो जाता है अंग्रेजी। ये बच्चों की अधिक जानकारी के लिए बता रहा हूं। इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट, परंतु अगर हमने इसमें दा लगाया तो ये हमारा हो जाएगा अंग्रेज। बहुत से बार बच्चे अंग्रेजी लिखते लिखते द अंग्रेज लिख देते हैं, द इंग्लिश कर देते हैं, वो हो जाता है अंग्रेज। इसका ध्यान रखना है, इसमें आपको गलती नहीं कर रही। अब नेक्स्ट जानकारी आपको दे रहा हूं कि सब्जेक्ट कहां पर विलुप्त हो जाता है। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है, आदेश दिया जाता है, कमांड होती है, रिक्वेस्ट होती है, एडवाइस होती है, सजेशन होता है। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो इम्पेरेटिव होते हैं, उनमें हमारा सब्जेक्ट विलुप्त होता है। देखिए जैसे मान लीजिए हमने कहा गो देयर, वहां जाओ। अब गो देयर में यहाँ पर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है और आगे यहाँ पर सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा अंडरस्टूड है, इसका लॉक हो गया है, ये छिपा हुआ है। ऐसे वाक्यों में इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट विलुप्त रहता है, ये जानना जरूरी होता है। अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, हम कहेंगे डोंट गो देयर। अगर हमने ये अकेला वर्ड लिखा गो, तो ये भी हमारा कंप्लीट सेंटेंस बना रहा है, जाओ, आओ, कम, कंप्लीट सेंटेंस। इसमें सब्जेक्ट नहीं है। ये वाक्य एक्सेप्शन है जो हमने अब तक नियम आपको बताया।
अब मैं समझता हूँ कि बच्चों, ये जो हमने सब्जेक्ट का आपको डिवीजन करके दिखाया, सब्जेक्ट के बारे में बताया, ये आपकी समझ में आया होगा। इस पर आप ध्यान देंगे। ये प्रैक्टिस के लिए होते हैं। अंग्रेजी जब हम सीखते हैं, सबसे पहले हम प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस के बिना अंग्रेजी नहीं आएगी। इन नियमों को हम जब बोलचाल की अंग्रेजी करते हैं, तब हम नियम हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते, केवल प्रैक्टिस ही मायने रखती है। नियम किस लिए होते हैं? नियम हमारी शुद्धता को बनाए रखने के लिए होते हैं, हमारी स्टार्टिंग करने के लिए होते हैं। अपने जब हम बेस सीखते हैं, हमें नियमों का जानकारी होनी चाहिए ताकि हम शुद्ध बोलें और शुद्ध लिखें। धन्यवाद।